कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है। उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है? क्या क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? वाई इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री? अब मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुनः यह कहना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हम विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, इस प्रकार के विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए, राजनीति के हिसाब से नहीं। और इस तरह के विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें मोहलत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही तो हमारा सवाल है, ये इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? जिस ढंग का आचरण रहा है कि आपने प्रिंसिपल को वहां से हटाया और इमीडिएटली दूसरी जगह बनाया, तो उससे तो शक होता है कि यह मोहलत किसी मैनिपुलेशन को ध्यान में रखकर तो नहीं दी जा रही है। देखिए, जानकारी तो यह है पब्लिक डोमेन में कि वो डिंपल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। उनके परिवार में संभवतः किसी शोक के अवसर के ऊपर अखिलेश यादव जी का बाकायदा संवेदना का लिखित पत्र भी है। तो मानी हुई बात है उनकी पार्टी से संबंधित रहे होंगे तभी कोई पत्र लिखे, या फिर समाज का कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
तो मुझे लगता है कि अब इसमें बचाव की गुंजाइश नहीं है और समाजवादी पार्टी को यह साफ समझ लेना चाहिए। और देखिए इन दोनों में कैसी आपस में, इन सारी पार्टियों में अपराधियों के संरक्षण को लेकर मिलीभगत होती है। आप याद करिए कि मरहूम मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी की जेल में नहीं। यानी पंजाब सरकार के दामने रहमत में वो अपने को महसूस करते थे। तो इससे समझ में आता है कि अपराधियों को लेकर इन दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और सपा, इन दोनों लड़कों के बीच में कैसी दुरभिसंधि है। मुझे लगता है कि फारूक साहब इस समय भारत के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। वो अगर अपने मुंह से बोलें कि मैंने नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक का समय देखा है, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, आधारहीन और तर्कहीन बयान ही नहीं हो सकता कि नेहरू जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उन्होंने स्वीकार किया था। और फारूक साहब के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि भारत विभाजन का प्रस्ताव 4 जून 1947 को पारित हुआ, जिस समय अंतरिम सरकार का नेतृत्व खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और कश्मीर के जो 2 हिस्से गए वो भी उन्हीं के जमाने में गए। फैक्ट यह है कि आज का दौर इस देश के प्रति दुर्भावना रखने वाले जो शैतानी ताकतें हैं उनके लिए खौफ का दौर है। देखिए, मोहब्बत की दुकान में मुनाफा भी हो रहा है और उसके बाद भी कोहराम भी मचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर एक गंभीर बात, देखिए कांग्रेस ने कितने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरोप किस पे लगाया था? एलआईसी पे। भारत के आम आदमी का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में किस में लगा है? एलआईसी। तो उन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। फैक्ट क्या है? एलआईसी ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो एलआईसी का ऑल टाइम है। दूसरा उन्होंने किस पे आरोप लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के सबसे ज्यादा खाते अगर किसी एक बैंक में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, उन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया है। पिछली और उससे पिछली वाली तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई नहीं है। भारत के सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिला के ऑल टाइम हाई है, मतलब रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने दर्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एचएएल। एचएएल क्या है? भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पीएसयू है और मोदी जी की सरकार में आने के बाद भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में सबसे आगे एचएएल है। उन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ 1.5 साल पहले की बातें हैं। 2023-24 एचएएल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपीस है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का उनका पाइपलाइन में है। उसके बाद अब सेबी के ऊपर अटैक। तो हमें साफ समझ में आता है कि भारत के हर उस आर्थिक संस्थान के ऊपर आक्रमण है जिसके की द्वारा भारत की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता उभर कर सामने आती है। और उसके बाद आप याद करिए, चुनाव में क्या वादा किया था कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या, 4.5 पर्सन पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी बजट आया, हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम भारत सरकार की आमदनी है। और कहते थे 31 करोड़ परिवारों में लगभग सभी को 1-1 लाख दे देंगे, यानी 31 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। और बहुत से गरीब और कम शिक्षित लोगों को वो भरवाने में सफल हो गए। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्के हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है।